आज इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर, सबसे बड़ा मददगार कौन है? जाहिर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से लगभग 78-80 साल पहले जब इसराइल बना था, जब इसराइल को इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसराइल को बनाने वाला या इसराइल को बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला जो देश था वो दरअसल अमेरिका नहीं था, बल्कि उस दौर में जिसने इसराइल को बनाया था उस ताकत का नाम था ग्रेट ब्रिटेन। वही ब्रिटेन कि जिसको आज की डेट में हम लोग यूके के नाम से जानते हैं। यूके ने न सिर्फ उस दौर में इसराइल को बनाया था बल्कि अगले कई सालों तक पाल पोस कर बड़ा भी किया था। मगर कुछ सालों के बाद फिर ये भी देखा गया कि ब्रिटेन की जो एक तरफ ऑलरेडी बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया के अंदर अपने सुपर पावर का ओहदा खोता जा रहा था, अब उसने इसराइल के ऊपर से वो जो सरपरस्ती का हाथ था उसको भी धीरे धीरे पीछे खींचना शुरू कर दिया था। मतलब ब्रिटेन ने इसराइल को सपोर्ट करना बंद नहीं किया, मगर वो जो एक बड़े लेवल पर हाथ रख रखा था उसको ज़रूर धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया था। मगर इसराइल को सपोर्ट तो चाहिए था, तो इसीलिए अब इसराइल ने ब्रिटेन की जगह एक और नई ताकत को ढूंढा और उस नई ताकत का हाथ इसराइल के ऊपर ब्रिटेन की जगह रख दिया गया। ये जो बड़ी ताकत थी कि जिसने ब्रिटेन के बाद इसराइल को संभालना शुरू किया, इसका नाम था फ्रांस। फ्रांस और इसराइल का याराना काफ़ी लंबे वक्त तक चला और इनके जो रिश्ते थे वो सीक्रेटली इतने ज़्यादा गहरे हो चुके थे कि फ्रांस ही उस दौर की वो ताकत थी कि जिसने इसराइल को न्यूक्लियर ताकत बनने में सबसे ज़्यादा मदद की थी। जी हाँ, वही न्यूक्लियर हथियार, वही न्यूक्लियर बॉम्ब्स कि जिनके होने पर या जिनके ना होने पर इसराइल ने आज तक खुलकर कोई भी जवाब नहीं दिया है। गौर करने वाली बात तो ये है कि उस दौर में जहां एक तरफ फ्रांस अंदरूनी तौर पर इसराइल की न्यूक्लियर ताकत बनने में मदद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अभी भी एक ऐसी ताकत था कि जहां पर इसराइल के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सवाल पूछे जाते थे, क्रिटिसिज्म होता था। इवन JF कैनेडी के असैसिनेशन से जुड़ी हुई जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, वो भी दरअसल इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में ही हैं। अब वो कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, ये सब एक तरफ, लेकिन इससे ये तो पता चलता है कि उस दौर में इसराइल को लेकर अमेरिका के अंदर क्या कुछ चलता था। फिलहाल धीरे धीरे फ्रांस के केस में भी वही हुआ जो ब्रिटेन के केस में हुआ था। मतलब फ्रांस ने भी एक वक्त पर आकर अब सरपरस्ती का ये जो हाथ था ये धीरे धीरे पीछे खींचना शुरू कर दिया। इसराइल को एक बार फिर से तलाश थी। इसराइल ने अब एक बार फिर से एक नई ताकत को ढूंढा ताकि वो उसके सर पर हाथ रख सके और इसराइल तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके। और इस बार इसराइल ने जिस बड़ी ताकत को ढूंढा था उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसराइल और अमेरिका का रिश्ता तो इतना ज़्यादा गहरा हो गया कि जितना ज़्यादा गहरा रिश्ता ना तो हमको ब्रिटेन के केस में देखने को मिला था और ना ही फ्रांस के केस में देखने को मिला था। आज की डेट में ये जो आप लोग मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल की सो कॉल्ड सुप्रीमेसी देखते हैं या सो कॉल्ड रोलेबाजी देखते हैं, ये दरअसल अमेरिका की उसी सरपरस्ती का नतीजा है। इन दोनों ताकतों के बीच हर गुजरते वक्त के साथ ये रिश्ता न सिर्फ गहरा होता चला गया बल्कि काफ़ी अजीबोगरीब भी होता चला गया। इतना अजीबोगरीब कि अब दुनिया कंफ्यूज नज़र आने लगी और कंफ्यूज होकर ये सवाल करने लगी कि इन दोनों के केस में क्या वाकई अमेरिका ही बॉस है जो कि बताया जाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के रिश्ते में छोटे होने के बावजूद भी इसराइल बॉस है और अमेरिका उसका ऑर्डर मानता है। किस्सा मुख्तसर ये है कि इन दोनों का ये याराना काफ़ी गहरा था और लंबे वक्त तक चलता भी रहा, मगर अब ताज़ा हालात ये हैं कि ये याराना, ये दोस्ती अब लगभग अपने एंड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। वजह यह है कि सबसे पहले तो अक्टूबर 2023 के बाद से गाज़ा के अंदर इसराइल ने जो कुछ किया उसकी वजह से बाकी दुनिया के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी उसको लेकर ओपिनियन पूरी तरीके से बदलता चला गया। पब्लिक तो ज़्यादातर इसराइल के ख़िलाफ़ हो ही चुकी थी, मगर उसके बावजूद भी वहाँ का जो सिस्टम था, वहाँ की जो हुकूमत थी, वहाँ के जो सो कॉल्ड लीडर्स थे वो अभी भी इसराइल को ही बैक कर रहे थे। इसराइल को उन्होंने हरी झंडी दे रखी थी और ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खुला हाथ दे रखा था। मगर ईरान जंग में आकर ये चीज़ भी पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आई। उसकी वजह ये थी कि अमेरिका को ये रियलाइज़ हुआ कि ईरान जंग में इसराइल को कोई फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अमेरिका को इस जंग से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हुआ है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जंग पूरी तरीके से बैकफायर कर गई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नतीजा निकाला कि इस जंग में अमेरिका को बेवजह घसीटने वाला सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल था। इसराइल की तरफ से ट्रंप को मैनिपुलेट किया गया। आसान ज़बान में कहें तो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि नेतन्याहू ने जंग से पहले ये तमाम चीज़ें ऐसे दिखाई कि मानो सब कुछ बहुत ईजी वे में हो जाएगा।
जबकि उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम हसीन ख्वाबों का ईरान के अंदर जो ज़मीनी हकीकत थी उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। यही वजह है कि जब से ही जंगबंदी हुई है तो इसराइल और अमेरिका के बीच एक दरार तो देखने को मिल ही रही है, और इसी दरार की वजह से अब क्लियरली ये कहा जा सकता है कि ये रिश्ता अपने दी एंड की तरफ जा रहा है, या कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये रिश्ता ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और वक्त के साथ कमज़ोर ही होता जा रहा है। और जैसा कि अभी तक की वीडियो के ज़रिए से हम ये जान चुके हैं कि इसराइल के इतिहास में ये एक पैटर्न रहा है कि उसको हमेशा एक बड़ी ताकत की ज़रूरत रहती है। हर दौर में वो अपने सर पर एक बड़ी ताकत का हाथ ज़रूर रख कर चलता है। तो अब जब अमेरिका की आम पब्लिक का सपोर्ट तो उसके पास से पहले ही जा चुका है और अमेरिका के लीडर्स भी धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार फिर से वो मोड़ आ चुका है कि जब इसराइल को नए साथी की तलाश है, या कहें तो एक नई बड़ी पावर की तलाश है। अब इसराइल की ये तलाश कहाँ पर जाके रुकेगी? इसराइल के लिए ये बड़ी ताकत कौन सी हो सकती है? इस सवाल का अगर आप लोग जवाब जानने की कोशिश करेंगे तो आपको अमेरिका के एक मशहूर जर्नलिस्ट, एक मशहूर मीडिया पर्सन जिनका नाम टकर कार्लसन है, उनकी एक वीडियो नज़र आएगी कि जो यूट्यूब पर आज से कई महीने पहले, मतलब फरवरी के आखिर में उस वक्त पब्लिश हुई थी कि जब ईरान की ये जंग भी शुरू नहीं हुई थी। मतलब कि इसराइल को लेकर अमेरिका की आम पब्लिक का जो ओपिनियन था वो तो बदल चुका था, मगर एडमिनिस्ट्रेशन का ओपिनियन नहीं बदला था, क्योंकि वो ओपिनियन तो हमको ईरान वॉर में बदलता हुआ नज़र आया है। सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को खुद ही देख लीजिए। Public opinion in this country has swung against us so hard, this bipartisan consensus that we're its closest ally is disintegrating before our very eyes. And let's be honest with ourselves, this is not going to continue forever. We need another country to be aligned with. Now, how many big countries are there to choose from? Not too many. China and India. But China is a Han ethno-state, so you can't really turn its population against itself in order to increase your own power. It's not going to work. It's resistant to this, to manipulation. And that leaves India. The Prime Minister of India, Prime Minister Modi, spoke to Knesset today about the ancient ties between Israel and India. Bottom line, yes, Israel is moving on from the United States at some point, probably sooner rather than later, to India. अब जो कुछ टकर कार्लसन ने कहा उसको बिल्कुल आसान ज़बान में आपको बताएं तो आप ये समझिए कि टकर कार्लसन का कहना है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर इसराइल को लेकर ओपिनियन पूरी तरीके से बदल चुका है, हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं, तो अब जो इसराइल है उसको एक नए पार्टनर की तलाश है, और इस नए पार्टनर की तलाश में उसके सामने दुनिया के सिर्फ दो ही बड़े देश मौजूद हैं। पहला तो चाइना है और दूसरा इंडिया है। चाइना के हालात को देखा जाए, उसकी पब्लिक को देखा जाए, तो इसराइल के लिए ये काम करना, मतलब उनको अपने फेवर में करना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए इसराइल न सिर्फ इंडिया की तरफ जाएगा बल्कि वो उसको चूज़ कर चुका है। यानी टकर कार्लसन के मुताबिक इसराइल ऑलरेडी अमेरिका से स्विच कर रहा है, वो भी इंडिया की तरफ। अब वैसे तो ये टकर कार्लसन का पर्सनल ओपिनियन है, उनकी ज़ाती राय है। बाकी आप लोगों की इस मामले पर अपनी ज़ाती राय क्या है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल अब अगर मुद्दे पर आएँ, मतलब बिल्कुल ताज़ा मामले पर आएँ, जिसकी वजह से ही मैंने आपको ये पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताया है, तो इसकी शुरुआत होती है अभी कुछ हफ्ते पहले से ही कि जब अमेरिका और ईरान के बीच फाइनली जंगबंदी का ऐलान हुआ था। जंगबंदी क्योंकि ईरान की शर्तों पर हुई थी, इसीलिए इस जंगबंदी से इसराइल बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने इस डील को तोड़वाने के लिए, इसको फेल करने के लिए तमाम कोशिशें की। न सिर्फ अमेरिका के ज़्यादातर ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया, बल्कि फ़ौरन ही लेबनान के अंदर हमले पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिए ताकि किसी तरीके से ये डील फेल हो जाए। और तो और ये नाराज़गी इतने बड़े लेवल की थी कि अब इजरायली हुकूमत में मौजूद जो कुछ बड़े नाम हैं, बड़े मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अमेरिका को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। जी हाँ, वही अमेरिका कि जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि उसकी मदद के बगैर इजराइल ईरान तो छोड़िए बल्कि शायद किसी छोटे से गांव से भी जंग नहीं कर सकता है। उसी को ही इन लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब बात ये थी कि ये जो पूरी जंगबंदी हुई थी, ये जो ईरान और अमेरिका के बीच पूरी डील हुई थी, इसमें अमेरिका की तरफ से सबसे मेन किरदार वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की तरफ से निभाया गया था। तो इसीलिए जब बात आगे बढ़ी तो मीडिया ने सवाल भी जेडी वेंस से किया। एक मौके पर उनसे ये सवाल किया गया कि भाई इजराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह या जो कुछ मशहूर लोग हैं वो आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके जवाब में जेडी वेंस ने जो कुछ कहा वो पहले आप वीडियो में देखिए। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world.
अब अगर जेडी वेंस की तरफ से कही गई बात को बिल्कुल आसान ज़बान में आपके सामने रखें तो आप ये समझिए कि जेडी वेंस का ये कहना था कि इजराइल को ये सब कहने से पहले, ये तमाम हरकतें करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अमेरिका ओनली ग्रेट पावर है, मतलब ओनली बड़ी पावर है कि जो इजराइल के सपोर्ट में खड़ी हुई है। बाकी दुनिया का कोई भी ताकतवर देश या कोई भी मेजर पावर आज की डेट में इजराइल के साथ खड़ी हुई नहीं है, मतलब इजराइल पूरी तरीके से अकेला पड़ चुका है। इसके अलावा जेडी वेंस ने इजराइल को ये भी याद दिलाया था कि पिछले कुछ महीनों में ये जितनी भी जंग वगैरह चली है, इसमें किस तरीके से इजराइल को डिफेंड करने के लिए, इजराइल में आने वाली मिसाइलों वगैरह को रोकने के लिए ज़्यादातर हथियार अमेरिका का ही इस्तेमाल हो रहा था। तो लिहाजा अगर थोड़ा खुले शब्दों में कहें तो जेडी वेंस ने इजराइल को अमेरिका के सामने जो उसकी औकात है, जो उनके बीच फ़र्क है हैसियत में, वो दिखाने की कोशिश की थी। वैसे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये तमाम चीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जेडी वेंस का ये जो स्टेटमेंट था, इसका कोई भी जवाब इजराइल के किसी भी मशहूर चेहरे की तरफ से या मशहूर लीडर की तरफ से नहीं आया था। और वैसे आता भी कैसे, क्योंकि जेडी वेंस ने जो कुछ कहा था वो पूरी तरीके से सच ही कहा था। मगर अब अचानक से 2-3 दिन पहले ही ये चीज़ एक बार फिर से मीडिया में वापस आ चुकी है। हुआ ये कि एक इंटरव्यू के मौके पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से एक मीडिया पर्सन के द्वारा ये सवाल किया गया कि जेडी वेंस ने ऐसा ऐसा कहा था, मतलब आपको ये याद दिलाने की कोशिश की थी कि आज दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही बचा है जो आपके साथ खड़ा है, वरना आपका सब साथ छोड़ चुके हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा वो पहले आप लोग वीडियो में देखिए। Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people. And boy, do we have a tremendous support there. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded. अब नेतन्याहू ने जो कुछ भी कहा, आसान ज़बान में उसका मतलब समझें, उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना ज़रूरी है कि जब से ये वीडियो वायरल हुई है, मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ये धोखा खा रहे हैं कि शायद बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से जानबूझकर या फिर गलत फहमी में इंडिया को एक स्मॉल कंट्री बोला गया है, एक छोटा देश बोला गया है, जबकि ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये चीज़ सरकास्टिक वे में बोली है, मतलब जेडी वेंस का मजाक उड़ाने के लिए बोली है कि आप कह रहे हैं कि अमेरिका के अलावा हमारे साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, जबकि दुनिया की एक छोटी कंट्री की जिसकी आबादी 1.4 बिलियन है, मतलब इतनी ज़्यादा आबादी है कि जितनी दुनिया के अंदर किसी देश की है ही नहीं, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर छोटा बोलना जेडी वेंस का मजाक उड़ाना था कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही हमारे साथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये नोट करने वाली है कि क्या वाकई जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दावा किया गया है कि इंडिया की सारी आबादी जो 1.25 अरब से भी ज़्यादा है वो इजराइल के साथ खड़ी है, तो क्या ये सच है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। मिसाल के तौर पर अभी कुछ वक्त पहले ही आने वाला प्यू रिसर्च का ये सर्वे देखिए, इसमें क्लियरली बताया गया है कि इंडिया जैसे देश के अंदर भी, मतलब जहां पर इजराइल का बहुत सपोर्ट हुआ करता था, आज की डेट में लगभग 32% लोग उनको ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा कि हाँ वो इजराइल के फेवर में ओपिनियन रखते हैं, उसको खुले तौर पर सपोर्ट करते हैं। 28% लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा कि वो खुले तौर पर उसको अपोज करते हैं, मतलब कि उसको पसंद नहीं करते हैं। जबकि बाकी की जितनी भी ये आबादी थी, ये सब वो थी कि जो श्योर ही नहीं थी कि वो इजराइल के बारे में पॉजिटिव बात बोले, पॉजिटिव सोच रखे या फिर निगेटिव सोच रखे। अब अगर दूसरी ज़रूरी चीज़ पर नज़र डालें तो वो ये है कि जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इस तरह का बयान आया और ये वीडियो एक्स या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होना शुरू हुई, तो फ़ौरन ही लोगों को टकर कार्लसन का वही वीडियो याद आ गया कि जो मैंने आपको पहले दिखाया था और जो वीडियो कई महीने पहले यूट्यूब पर पब्लिश हुआ था। उस वक्त पब्लिश हुआ था, उस वक्त रिकॉर्ड किया गया था कि जब ईरान वॉर या तो बिल्कुल शुरू ही हुई थी या शायद शुरू भी नहीं हुई थी। मतलब हालात इतने बुरे नहीं थे और अमेरिका का सिस्टम इजराइल से इतनी तेज़ी के साथ दूरी नहीं बना रहा था। तो अब जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से इस तरह का जवाब दिया गया है तो लोगों को वही वीडियो याद आ गया और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वाकई इजराइल वही सब कुछ तो नहीं कर रहा है, वही सब कुछ तो नहीं सोच रहा है कि जो टकर कार्लसन ने कई महीने पहले बताया था। अब वैसे इजराइल और इंडिया के ये रिश्ते और भी कितने ज़्यादा मजबूत होंगे, किस तरफ को जाएंगे और आगे क्या क्या होगा, ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हाँ, आज एक काम ज़रूर होगा। वो काम ये है कि आप लोग जाने से पहले नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इस वीडियो के बाद आप लोग हमसे मुलाकात के लिए आएँ या ना आएँ, लेकिन हम खुद एक नई वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक ज़रूर पहुँच जाएँ। बाकी आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।